जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी थी? क्या क्या कुछ समझ आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में से? पहले तो मुझे ये बता दें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी किस्म का कोई अभी तक कोई क्यूरी तो रह तो नहीं गई, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि समझ ना आई हो डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, या एडजस्टमेंट्स की समझ ना आई हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि मीटिंग में डिस्कस नहीं हो सकी, आफ्टर दैट डिस्कस नहीं हो सकी, या लेक्चर में समझ नहीं आई, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग जो है वो अभी भी क्लियर कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, और अगर नहीं समझ आई तो फिर इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करके आप अपनी पिछली जो भी क्यूरीज़ हैं पहले उन्हें रिजॉल्व करें और उसके बाद इस तरफ मूव करें। ठीक हो गया? और अगर हम आज के लेक्चर की तरफ चलें तो यानी हम नया चैप्टर जो है वो इस वीक में स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एनालिसिस है वो हम यानी इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और फिर उनका एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करें, और फिर जो है वो उनको व्हाट इज़ दिस, ओके वेल ये फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं कर रहा तो कोई इशू है इसका। क्या इशू है भाई? नो प्रॉब्लम। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है वो कंपनी क्यों करती है और किस किस तरीके से, यानी क्यों कंपनी का जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहली बात तो ये है कि क्या हमें प्रोवाइड करती हैं, क्यों कंपनी बनाती है, कितनी तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसीडर की जाती हैं, फिर उनका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। कंपनी ने बना लिए, ओके फ़ाइन, तो फिर हम क्यों उसका एनालिसिस करें। तो बेसिकली आज के सेशन में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या मकसद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने का, क्यों की जाती हैं, क्यों किया जाता है एनालिसिस, और फिर डिफरेंट ब्लॉक्स में क्यों किया जाता है। आफ्टर दैट जो है वो इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है और एनालिसिस जो है वो क्यों किया जाता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजंस क्या हैं, कंपैरिजन के लिए हमें कौन सा स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, क्या आया कि स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है, या विदाउट स्टैंडर्ड भी एनालिसिस काम दे सकता है। और फिर जो है वो टूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए हम प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या मैंने बात की, पर्पस क्या है। आफ्टर दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम डिस्कस कर लेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस हो जाएंगे। देन इंफॉर्मेशन एनालिसिस आ जाएगा, इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज़ लास्ट नहीं अभी, स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन का स्टैंडर्ड जो है वो किस तरीके से सेट होगा, और फिर टूल्स क्या होंगे, कौन कौन से टूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है वो पहुंचेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम आज के अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होती हैं। मतलब आज का हमारा जो कंटेंट होगा वो इतना ही होगा, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बता दूं कि क्या होती है। पहली बात, आई होप सो कि ये आपको पता होगा क्योंकि हम बहुत दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें कर चुके हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जो कि कंपनी बनाती है। क्यों बनाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो भी होता है, उस टाइम पीरियड अकाउंटिंग जो पीरियड है उसके एंड पे बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसलिए बनाई जाती है ताकि बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए जितना भी डाटा हमारा प्रीवियस ईयर में यूज़ हुआ है उसको कलेक्टिवली एक स्टेटमेंट की सूरत में प्रेजेंट किया जा सके, ताकि बिजनेस के जो डिसीजंस हैं वो बेहतर तरीके से लिए जा सकें। ठीक है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें एक स्पेसिफिक स्नैपशॉट या एक स्पेसिफिक कंपनी की जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती हैं, हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती हैं कि इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है। बेसिकली कितनी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? 4 तरह की बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं?
सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है, यानी मेजर जो दो स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, कंपनी में कोई और स्टेटमेंट बने या ना बने, ये दो स्टेटमेंट्स हर हाल में बनेंगी। ठीक है, इसके अलावा हमेशा याद रखेंगे कि बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एज ऑन टाइम पीरियड पे बनाई जाती है, यानी एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है आपको, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। इनकम स्टेटमेंट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती, यानी एक पीरियड नहीं होता, बट एक एज ऑन डेट पर बनाई जाती है। और बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्या हो जाती है, आप कंपनी के वेरी फर्स्ट डे, यानी आपने आज बिज़नेस स्टार्ट किया तो आज ही आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी एक वाहिद स्टेटमेंट है जो कि आप कंपनी के वेरी फर्स्ट डे पर बना सकते हैं। सो बेसिक स्टेटमेंट्स हमारी दो हो गई, कौन कौन सी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। एट द नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जो कि हमने अभी पिछले ही सेशन में आपके साथ डिस्कस की कि क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंपनी क्यों बनाती है और किस किस तरीके से बनाई जाती है। कैश का सारा रिकॉर्ड, कैश कितना आया, कितना गया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस जरिए आया, तो ये सारी चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्कस की जाती हैं। आफ्टर दैट जो हमारी फोर्थ जो है स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये चेंजेस इन इक्विटी की जो स्टेटमेंट है उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है जी, चेंजेस इन इक्विटी, के इक्विटी में कितना चेंज आया, हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विटी में कितना चेंज आया, रिटेन्ड अर्निंग्स में हमारा क्या फ़र्क आया। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं बिज़नेस में। और फिर कंपनी को क्यों फिर ज़रूरत पड़ती है कि पहले तो उसने इनको कंपाइल किया, सारी जो बिखरी हुई चीज़ें थी, यानी जैसे जर्नल एंट्री से हम उठाते हैं, तो जर्नल एंट्री से उठा के उसने कंपाइल करते 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 एट द एंड दो स्टेटमेंट्स पर ले आया अपने पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। जब दो स्टेटमेंट्स पर ले आए हैं तो फिर इनका एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है, जब हमने क्लोज कर लिया। तो बेसिकली इनका एनालिसिस करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक तो क्या किया है, हमने सिर्फ इकट्ठी की हैं चीज़ें, कंपाइल की हैं, उनमें से हमें फ़ायदा या नुकसान का पता चल गया कि ये प्रॉफिट है, ये एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते कि हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, और बिज़नेस डिसीजंस जब हमने लेने हैं तो इस सिंपली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखते हुए बेटर डिसीजंस लेना जो है वो नहीं लिए जा सकते। सो कंपनी जो है वो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करती है कि अपना तमाम जो रिलेटेड डाटा है, जिस तरह कंपाइल करने की मैंने बात की, तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल कर देती है। क्यों कंपाइल करती है? ताकि बिजनेस डिसीजंस जो हैं वो अच्छी तरीके से लिए जा सकें। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने से जो भी इंस्टीट्यूशन में अनसर्टेनिटी होती है या डिसीजन हमारे बाज़ात ऐसा होता है कि हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, वो हमारे लिए गलत साबित हो जाता है या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो उससे बचने के लिए जो है वो एनालिसिस कर लिया जाता है, पता चल जाए कि आया ये हम सही डिसीजन लेने जा रहे हैं या नहीं लेने जा रहे। ठीक है, तो फर्स्ट जो भी हमारा वो था, चले मैं यहीं से डिस्कस कर लेती हूँ, मैं फर्दर इसको मज़ीद वो नहीं करती। तो पर्पस क्या होता है, क्यों बनाई जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने का क्या मकसद होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है उसको करने का मकसद ये होता है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनको स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो कि स्ट्रेटेजिकली उनको बेनिफिशियल हो उनके लिए। ठीक है, किन लोगों को स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है? अकाउंटिंग के यूज़र्स को, यानी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स हैं सबको स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि जिसके ज़रिए क्या होता है कि कंपनी की एफिशिएंसी को और कंपनी की इफ़ेक्टिवनेस को क्या किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी हैं उसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। राइट, कि किस तरीके से फर्दर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज हो जाता है कि कौन कौन यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स कौन कौन होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के यूज़र्स होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ, टू यूज़र्स
ठीक है। अब यूज़र्स की बात यहाँ पर जब सेट यानी क्वेश्चन रेज हो जाता है तो हाउ मेनी यूज़र्स, कौन कौन होता है, तो बेसिकली दो तरह के यूज़र्स होते हैं। जो ब्रॉड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ब्रॉड कैटेगरी में दो तरह के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले यूज़र्स होते हैं। कितने कौन कौन से इंटरनल होते हैं और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है जी। तो अब जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। इंटरनल यूज़र्स में मैनेजर्स आ जाते हैं, ऑफिसर्स आ जाते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स आ जाते हैं, कंसल्टेंट्स, बजट डायरेक्टर्स, मार्केट रिसर्चर्स या एम्प्लॉयज़, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र से मुराद कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग, वो लोग जिनको आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो इंटरनल यूज़र्स क्यों उनको क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, जबकि वो तो खुद बनाते हैं। नहीं, इंटरनल यूज़र्स खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली अकाउंटेंट बनाता है। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सारे के सारे जो इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि कहाँ से कितना फाइनेंस आया और कितना चला गया। बाकी के लोग जो हैं, जो ऑडिट कर रहा है वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं ना बना रहा, उसको तो ज़ाहिर सी बात है एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेजर बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बना रहा, उसको भी एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि ये लोग जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करें। ये इसलिए करते हैं ताकि कंपनी में जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट की जा रही है या जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं, जो भी कंपनी के ऑपरेशंस हैं, उनको स्मूथली चलाया जा सके, उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके, एफिशिएंटली वो तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए जा सकें जो कि हमारे बिज़नेस पर्पज़ के लिए हमारे पास मौजूद हैं। राइट। तो इंटरनल यूज़र्स इसलिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं कि ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। एक्सटर्नल यूज़र्स क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको क्यों चाहिए होती है, वो डायरेक्टली ऑपरेशंस में तो इन्वॉल्व नहीं होते। चूँकि वो डायरेक्टली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, दिस इज़ द रीज़न कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी चाहिए। और फिर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या चाहिए, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इनकी प्रॉपर एनालिसिस उनका चाहिए कि आया कि ये तमाम जो भी बातें उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी गई हैं, क्या वो सही भी लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई। तो एक्सटर्नल यूज़र्स से सबसे पहले तो देख लें कि एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स में आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। शेयर होल्डर्स ज़ाहिर सी बात है आपको पैसा देने से पहले ये सोचेंगे ना कि हम इनको पैसा दें या ना दें। शेयर होल्डर्स हो गए, आपके लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स जिनकी हम बात करते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स जो हैं वो आपके किस में आते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। सप्लायर्स और रेगुलेटर्स, लॉयर्स, ब्रोकर्स, यानी जितने भी, इन सब को अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दूं तो ये सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ये सारे लोग क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स, जिनका स्टेक होता है। यानी जो लोग बिज़नेस में डायरेक्टली बिज़नेस ऑपरेशंस में हिस्सा तो नहीं लेते, लेकिन बिज़नेस की एक्टिविटीज़ की वजह से, बिज़नेस की परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से वो इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इन्हांस है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रही हो, तो ऑब्वियसली बिज़नेस जो है वो बूस्ट अप होगा। जब बिज़नेस बूस्ट अप होगा तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, उसका बेनिफिट डायरेक्टर्स को मिलेगा, कस्टमर्स को मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा, जो लेंडर्स हैं उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो बेसिकली हर एक पर्सन जो है वो यहाँ पर जो एक्सटर्नली वर्क कर रहा है, जो आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस से अफेक्ट हो रहा है, तो उन सब पर आपकी परफॉर्मेंस का असर पड़ता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पर रिलाई क्यों करते हैं, इसलिए कि वो बेटर डिसीजंस ले सकें, वो क्या कर सकें, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी की वर्थ तो, क्रेडिट, आपकी क्रेडिबिलिटी तो इतनी थी नहीं, जितना आपको लोन दे दिया उसने, तो जाहिर सी बात है आपकी अगर ऑपरेशंस ही अच्छे नहीं चल रहे, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या आप वो लोन की अमाउंट वापस कर सकेंगे? जाहिर सी बात है आप नहीं कर सकेंगे। जब नहीं कर सकेंगे तो इट मीन्स कि उसने अपने पैसे जो हैं वो क्या कर दिए, ऐसी जगह पर डाल दिए, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिए जहाँ से उसको कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। रिटर्न तो दूर की बात, उसको उसके पैसे भी पता नहीं वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो एक्सटर्नल यूज़र्स को हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ईदर वी हैव टू, जो हम पैसा दे रहे हैं या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न भी हमें कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जब हम यूज़र्स की यानी सेपरेटली हम बात करते हैं, ये तो मैंने सिंपली आपसे बात कर ली इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स की। तो अब शेयर होल्डर्स जो हैं वो यानी मैंने कहा कि शेयर होल्डर्स और इसके अलावा एंड क्रेडिटर्स, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, बेसिकली ये दोनों
इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्टर हैं और क्रेडिटर भी इन्वेस्टर है। अब शेयर होल्डर कैसे इन्वेस्टर बनता है और क्रेडिटर कैसे इन्वेस्टर बनता है? तो शेयर होल्डर बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी की फॉर्म में आपको देता है कि ये ले, मैं आपके बिज़नेस का हिस्सा बनता हूँ और मैं जो है वो अपनी तरफ से ये एक स्पेसिफिक रेशो या स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे यूटिलाइज़ करें और इस पर जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप मुझे वो रिटर्न दे दीजिएगा। और कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं किया जाता शेयर होल्डर्स में, इक्विटी के फॉर्म में होता है, यानी वो मालिक बनता है। लेकिन क्रेडिटर्स जो होते हैं ये मनी लेंड करते हैं, ये आपको उधार देते हैं और आपकी कंपनी को जब पैसे चाहिए तो आपके पास, मैंने आपसे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया कि कंपनी को जब भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो क्रेडिट ले ले या वो इक्विटी ले ले। इक्विटी किस तरीके से ले सकती है? वो शेयर होल्डर्स से ले सकती है, शेयर्स को मार्केट में फ्लॉट करके जो है वो इक्विटी कलेक्ट की जा सकती है, ठीक है। और दूसरी जो है वो ऑप्शन उसके पास है कि वो क्रेडिटर्स से उधार पैसे ले ले। जब जाहिर सी बात है क्रेडिटर से उधार पैसे लेगी तो क्रेडिटर सबसे पहले ये देखेगा कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आया कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस इतने अच्छे चल रहे हैं कि आप उसका, जो बंदा आपको कर्ज दे रहा है, जो आपको क्रेडिट दे रहा है, उस बंदे की जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको दी जा रही है, क्या आप उसको प्रॉपर टाइम पे रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा जो उसके ऊपर इंटरेस्ट तय किया जा रहा है, क्या आप स्पेसिफिक टाइम्स पर जो डिसाइड होता है उस पर वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने यही एसेस करना होता है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट के और लेंडिंग के जो डिसीजंस हैं वो गलत तो नहीं हो रहे। इसके अलावा अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो हमने कहा कि डायरेक्टर्स भी हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। जब डायरेक्टर्स एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं तो उनको, भाई डायरेक्टर्स तो कंपनी को डायरेक्शंस देते हैं, कंपनी को बताते हैं कि आप ये कर लें, ये डायरेक्शन सही है या मैनेजमेंट के डिसीजन सही हैं या नहीं है, तो उनको फिर क्या ज़रूरत है इस एनालिसिस की। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि वो जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि वो अंदर बैठ के मैनेज नहीं कर रहे होते चीज़ों को, लेकिन वो मैनेजमेंट के डिसीजंस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। जब वो मैनेजमेंट के डिसीजंस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं तो फिर वो एनालिसिस रिक्वायर करते हैं, फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं और फिर उनको देखते हैं कि कंपनी ने या मैनेजर्स ने पिछले स्पेसिफिक टाइम पर जो है वो क्या किया था, उसने अगर ये डिसीजन लिया था तो उसका क्या रिजल्ट निकला है, आया कि उसका कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या यूनियंस हैं उनको क्यों ये चाहिए होता है, वो क्यों एनालिसिस करते हैं, एम्प्लॉयज़ एंड यूनियंस की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ और यूनियंस को क्यों चाहिए होता है? एम्प्लॉयज़ और यूनियंस को ये डाटा इसलिए चाहिए होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो इसलिए रिक्वायर होता है ताकि लेबर के साथ निगोशिएट किया जा सके, एम्प्लॉयज़ आपस में निगोशिएट कर सकें और अपनी जो जॉब सिक्योरिटी है उसको डिटरमिन कर सकें कि इधर हमारी जो जॉब है वो या हमारी जो रिटर्न्स हैं, जॉब पे जो रिटर्न्स यानी सैलरीज़ और वट एवर जो भी अलाउंसेस या जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनमें कोई इंक्रीमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता। ये लेबर के साथ निगोशिएशंस जो हैं वो किस तरीके से की जाती हैं, यूनियंस करती हैं, जाहिर सी बात है, और उनको फिर एनालिसिस देखेंगी, कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करेंगी तो फिर ही बताएंगी ना कि हमें ये कंपनी वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट सप्लायर्स की अगर हम बात करें तो सप्लायर्स को क्यों फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए? सप्लायर्स को इसलिए चाहिए ताकि क्रेडिट टर्म्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। किसको चाहिए? सप्लायर्स को भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्यों? ताकि वो आपके साथ क्रेडिट टर्म्स को डिसाइड कर सकें। जिस तरह से मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज़ डिस्कस की कि सप्लायर हमेशा जब भी आपको सप्लाई करता है तो हमने बात की थी कि जब उधार पे चीज़ें ली जाती हैं तो टर्म्स सेट की जाती हैं कि अगर आप इतने दिन में N2, 10, N30 या वट एवर द टर्म्स जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं। इसलिए सप्लायर आपकी क्रेडिबिलिटी को देख कर डिसाइड करता है। सप्लायर को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इसलिए चाहिए ताकि वो देख ले कि क्या अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिया जाए तो क्या आप उसको पे करने के लिए लायबल हैं या नहीं हैं। ऐसा ना हो कि आपको क्रेडिट टर्म्स भी अच्छी खासी सेट करा लें और फिर आप जो है वो इन रिजल्ट्स जो है वो पेमेंट भी पूरे टाइम पे ना दें, तो फिर क्रेडिट, जाहिर सी बात है सप्लायर को तो नुकसान ही होगा ना। कस्टमर को क्यों चाहिए? कस्टमर को इसीलिए चाहिए कि क्या आप उसके साथ जो है वो सप्लाई की रिलेशनशिप्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते
सकते। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज़ को क्यों चाहिए, ताकि जो है वो कस्टमर रेट्स सेट की, पब्लिक यूटिलिटीज़ जो है वो कस्टमर रेट सेट करती हैं, यानी कस्टमर को किस रेट पर देना है। ऑडिटर्स को क्यों चाहिए, ऑडिटर्स को इसलिए चाहिए ताकि वो देख सकें कि आपकी कंपनी में जो चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सही, फेयर और ट्रू पिक्चर दिखा रही हैं या नहीं दिखा रही। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में कुछ और चल रहा है और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी टोटली नुकसान में जा रही है और आपने यहाँ पर कह दिया नहीं जी हम तो बड़े अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑडिटर बेसिकली ऑडिट करता है, वो इन स्टेटमेंट का एनालिसिस इसलिए करता है ताकि वो देख सके कि क्या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिज़नेस के साथ ट्रू और फेयर पिक्चर दिखा रही हैं या नहीं दिखा रही हैं, और क्लाइंट्स को बेहतर तरीके से जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसके अलावा यूज़र्स के जो कॉमन गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ताकि सबसे पहला गोल तो उसका ये है कि क्या किया जा सके, पास्ट और करंट परफॉर्मेंस आपकी देखी जाए, ठीक है, कि आपकी पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी थी बिज़नेस की और करंट परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरी चीज़ जो मेजर देखी जाती है वो करंट फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है कि आपकी इस वक्त हेल्थ क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। आया कि आपका बिज़नेस फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है क्रेडिबिलिटी भी आपकी अच्छी होगी, आप रिटर्न्स भी अच्छे दे रहे हैं, आप बिज़नेस में डिसीजंस भी अच्छे ले रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं, नेगेटिविटी में जाती हैं। इसके साथ साथ फ्यूचर परफॉर्मेंस और रिस्क को भी मैयर किया जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू कैसे मैयर किया जाता है कि आज अगर हम इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करता है ना तो वो पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूचर फोरकास्टिंग ज़रूर करता है कि अगर पास्ट में ये कंपनी कर चुकी है तो फ्यूचर में ये करेगी। अगर पास्ट में आपके 5 साल से या 10 साल से, पिछले 10 साल से आप स्टॉक होल्डर्स को यानी आप शेयर होल्डर्स को कोई रिटर्न नहीं, डिविडेंड्स नहीं दे रहे, कोई अच्छा कैपिटल गेन वो जनरेट नहीं कर पा रहे, तो क्या वो फोरकास्ट कर लेंगे कि आपकी जो फ्यूचर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी होंगी? जाहिर सी बात है वो वहाँ पर भी यही रिकमेंड करेंगे कि नहीं, अगर पास्ट में ऐसा है तो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। सो इस तरह से आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस या रिस्क जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस पर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर। तो बेसिकली जो यूज़र्स जितने भी होते हैं वो क्यों एनालिसिस करते हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए एनालिसिस करते हैं ताकि पता चल सके कि आया कंपनी किस हालत में इस वक्त है और नेक्स्ट जो है वो इसका क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। इसके अलावा अगर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करें, इसमें से कुछ यूज़र्स मैंने लिखे नहीं हैं, आप लोग अपनी बुक को जब स्टडी करेंगे तो फर्दर जो यूज़र्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको मैंने डिस्कस किया है वो लिख लेंगे खुद से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनालिसिस की कि किन किन चीज़ों पर एनालिसिस ब्लॉक्स पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे ही उठ के एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, नहीं। किन जो मेजर कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर क्या किया जाता है, एनालिसिस डिपेंड करता है पूरे का पूरा। क्या आपकी लिक्विडिटी कैसी है, सबसे पहली चीज़ 4 चीज़ों पर बेसिकली ये डिपेंड करता है। कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो कैसी है। अच्छा, इसके साथ साथ लिक्विडिटी के साथ साथ जो चीज़ देखी जाती है वो एफिशिएंसी देखी जाती है, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। इसके बाद जो चीज़ देखी जाती है दैट इज़ सॉल्वेंसी। थर्ड चीज़ जो मेजर की जाती है दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। फोर्थ वन जो चीज़ देखी जाती है वो मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स देखा जाता है। अच्छा, अब ये 4 चीज़ें हैं क्या, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी को क्यों देखा जाता है, किन जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बेसिक आपके जो बेस है वो क्या है, वो क्यों इन 4 चीज़ों पर रखी गई है। क्योंकि कंपनी ने, जो क्रेडिटर ने, जिसने क्रेडिट देना है, जिसने लेंडिंग करनी है, उस बंदे ने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कंपनी क्या इस काबिल है कि वो मेरी लोन की अमाउंट वापस कर सके। तो बेसिकली लिक्विडिटी जो है वो किस चीज़ को मेजर करती है, एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, टू पे शॉर्ट टर्म obligations, sorry, right? इसने क्या देखना है कि आपकी कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करने की एबिलिटी कैसी है। आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म में अगर आपकी कंपनी को लाइबिलिटीज़ दे दी जाएं तो क्या वो पे कर लेगी, वापस टाइमली दे देगी। जाहिर सी बात है हर किसी को अपने पैसे डूबने का खदशा तो होता ही है ना, वो सबसे पहले देखता है कि आपकी पोजीशन कैसी है। और एफिशिएंसी क्यों देखी जाती है, बेसिकली एफिशिएंसी देखी जाती है कि आपके पास कितनी एबिलिटी है टू जनरेट रेवेन्यूज़, एबिलिटी टू जनरेट
रेवेन्यूज़, क्या आप कितनी जल्दी अपने रेवेन्यूज़ जो हैं वो कितनी तेज़ी से और कितने ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अगर बिज़नेस अच्छा चल रहा होगा तो ही आपके पास ये एबिलिटी होगी कि आप शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड करें, आप पे कर सकें। अगर आपके पास रेवेन्यूज़ नहीं होंगे, आप अपने ऑपरेशन अच्छे नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर आपकी एफिशिएंसी नहीं है, और अगर एफिशिएंसी नहीं होगी तो लिक्विडिटी नहीं हो सकती। सॉल्वेंसी किस चीज़ को मेजर करती है? सॉल्वेंसी बेसिकली मेजर करती है एबिलिटी to generate future revenues and meet long term obligations। हमने ऊपर किस चीज़ की बात की? लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। हमने यहाँ पर किस चीज़ की बात की? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की। सॉल्वेंसी में लिक्विडिटी में हमने कहा कि किस चीज़ को मेजर किया जाता है? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मेजर किया जाता है। सॉल्वेंसी में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? फ्यूचर रेवेन्यूज़ जनरेट करने की आपके पास एबिलिटी कैसी है, आपके पास कैपिटल कितना है, आप फ्यूचर में भी रेवेन्यूज़ जनरेट करेंगे या बस शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर दैट कि आपके पास लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस जो हैं, यानी आपने लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लिए हुए हैं, क्या उनको पे करने की एबिलिटी है आपके पास या नहीं है, राइट। इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है? प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए मेजर की जाती है ये चेक करने के लिए कि आपके पास टू प्रोवाइड एबिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिवॉर्ड से क्या मुराद है? फाइनेंशियल रिटर्न्स, राइट। रिवॉर्ड्स सफिशिएंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन फाइनेंसिंग। रिटेन फाइनेंसिंग से क्या मुराद है? रिटेन फाइनेंसिंग से बेसिकली मुराद ये है कि आपकी कंपनी के पास ये एबिलिटी है कि वो इतने अच्छे ऑपरेशंस चलाए, इतने अच्छे तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी तो फिर क्या करेगा? जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर रिटर्न अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। जब रिटर्न अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा तो लोग आपकी यानी लोग अपना पैसा आपकी कंपनी में रहने देंगे कि ठीक है जी, हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, हमें यहाँ से रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, तो हम जो है वो यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं देंगे, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स नहीं देंगे, ये रिटर्न नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है अगर आप डिविडेंड ना दें इन्वेस्टर्स को, तो क्या इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए छोड़ देंगे? नहीं। जहाँ से किसी को फ़ायदा नहीं मिलता वहाँ से अगला बंदा अपने पैसे उठा के चला जाता है, ठीक है। तो कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस करना चाहिए कि उसको, यानी ये 4 मेजर चीज़ें हैं जिन पर कंपनी को जो है वो प्रॉपर अपना फोकस रखना चाहिए कि हम ये चीज़ें करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा जो है वो हमें मिलेगा, अदरवाइज़ हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। मार्केट पर्सपेक्ट की अगर हम बात करें तो मार्केट पर्सपेक्ट में क्या चीज़ देखी जाती है? टू जनरेट पॉजिटिव मार्केट एक्सपेक्टेशंस, कि मार्केट में जो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस जो है अपने हवाले से वो जनरेट की जा सकें। उसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ या नेगेटिव मार्केट में आपका कोई इम्प्रेशन ना गया हुआ हो। मार्केट में कभी भी आपकी कोई भी चीज़ डिस्कस की जाए तो आपके हवाले से जो है वो कैसा रिस्पांस मिलता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है या लोग कहते हैं बस ऐਵੇਂ ही है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है इनके पास। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो हम मार्केट की पर्सपेक्ट से देखते हैं। अगर अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करें, इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस की तरफ, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि बहुत सारे यूज़र जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। जिस तरह से मैं ऑलरेडी पहले बहुत डिटेल से ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें किस किस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। 4 बेसिक जो है वो हमने स्टेटमेंट्स अपने डिस्कस की थी। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और शेयर होल्डर्स इक्विटी की स्टेटमेंट्स, जिसे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो ये रेज होता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन यू नीड फॉर एनालिसिस। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एनालिसिस करने के लिए? तो बेसिकली आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? आपको इनकम स्टेटमेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए? इनकम स्टेटमेंट चाहिए, आपको बैलेंस शीट चाहिए, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी चाहिए, या चेंजेस इन इक्विटी आप कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसे हम इन अदर वर्ड्स स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, ठीक है। ये 4 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आपको बेसिकली चाहिए होती हैं किसके लिए? एनालिसिस करने के लिए।
क्यों जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह पहले ही हम ये चीज़ डिस्कस कर सके हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को। किस लिए प्रोवाइड करती है? ताकि वो अपने प्रॉपर अच्छे बिजनेस डिसीजंस ले सकें। ठीक है जी, प्रॉपर जो यूज़र्स जितने भी हैं इसके आपके बिज़नेस से अफेक्ट होने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको जो है वो बेहतर तरीके से क्या किया जा सके, बेहतर डिसीजंस के लिए उनको गाइड किया जा सके कि जी हमारी कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है और आप इसके अगेंस्ट जो है वो हमारे साथ इस तरीके से चल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, जो कि इस सेशन का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। अच्छा, अब हमने ये चीज़ें उठा ली, मतलब हमने ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले ली, हमें यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमारे एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, ऑनर्स इक्विटी की, हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट से हमें जो है वो जितने भी रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस थे उन सब की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, हर चीज़ हमें पता चल गई। अच्छा, अब जब पता चल गई, कंपैरिजन कर लिया, क्या कंपैरिजन ऐसे ही हो जाएगा? कंपैरिजन के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कोई बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, हमें कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड